Hey everyone, how are you all doing? I hope you all are fine and you are giving your 100% in your progress of achieving your goals. My name is Masood Farooq and I welcome you all to CA Latif's Academy. I am teaching you Indian polity and we have already uploaded our previous lectures on our YouTube channel. And if you want to get the PDF files of those lectures, you can join our Telegram channel CA Latif's Academy and you can get all the files of the videos which are available on our YouTube channel. So our today's topic is Indian Constitution and our first topic would be making of the Constitution. See, if we'll go back to the history portion and to the background of the Indian Constitution, so we have to go and we have to read all those acts, all those plans जो कि already हमारे modern history में complete हो जाएंगे. तो वहाँ से वो आपको cover करवा दिए जाएंगे. तो इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ने की उस background की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्रिप्स मिशन वगैरह जो है अगस्त ऑफर ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे. इसलिए मैं यहाँ पर आपको सीधे कंप्लीट करवा दूंगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हिस्ट्री तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पढ़ना ही है, तो वहाँ पर आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस अगर हम देखेंगे ना, अगर आप पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हो या आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो, तो आपको पब्लिक के साथ डील करना है, तो पब्लिक के साथ आपको डील करना है, इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना बहुत लाजमी बनता है. क्योंकि जितने भी गवर्निंग बॉडीज़ है, जितने भी यानी हम इवन कि यहाँ तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सब काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी तरीके से वो काम करेंगे. यानी जो भी कानून बनता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनता है. ठीक है, ओके. तो आइए हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना कैसे और कहाँ से बना. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब हमको ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी है जो कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक आम इंसान को एक फ्रीडम देता है कि आप किस तरह. हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर इट हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी. इधर तरह तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के जो है मज़हब है ना. कितने कितने मज़हब है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत बहुत तरह के, और अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग जो है कस्टम्स है, उनकी बिलीफ्स हैं. तो उन सब को कंसिडर करते हुए हमें एक ऐसा रूल बुक बनाना पड़ा जिसको हम हिंदुस्तान का संविधान बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, उसको जो है बनाने के लिए, देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ज़रूरत होती है, ओब्वियसली होनी है. तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उसका सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था. ठीक है, एम एन रॉय ने बोला था सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. और उन्होंने कब ये दिया था ये आइडिया? 1934 में. ओके. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात करेंगे, हमारे हिंदुस्तान में कब बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वो बनी है नवंबर 1946 को. ठीक, किससे? जैसे कि कैबिनेट मिशन प्लान एक सबमिट हुआ है, तब कौन सा, तब हमारे जितने भी रूल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले वो आए थे किसमें? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में. ठीक है, तो उसमें एक कैबिनेट मिशन प्लान हो गया है. कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि जितनी भी जिसकी टोटल स्ट्रेंथ मतलब उसमें मेंबर्स कितने रहेंगे, तो वो टोटल मेंबर्स जो है वो 389 मेंबर्स थे. ओके, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश स्टेट्स के थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से आते थे. ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पर राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे. और अगर आप इस चीज़ को डिकोड करोगे ना, 296 ब्रिटिश स्टेट्स को, अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ. इस 296 को जो 292 और 4 स्टेट्स ऐसी थी, 292 स्टेट्स ऐसी थी जो प्योरली ब्रिटिश स्टेट्स थी. ठीक है, और ये चार भी थी, ऐसा नहीं है. लेकिन ये इन चारों की जो है उनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या रही है? वो आती थी, ये चार स्टेट्स जो आती थी, ये आती थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से. अब चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस क्या थे उस ज़माने में? दिल्ली था, अजमेर मेरवारा था, कूर्ग था और ब्रिटिश बलूचिस्तान था.
तो इस सब चीज़ में अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो याद रखो, नहीं तो आप ऐसे याद रखो 296 जो थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे। किससे? वो अलग अलग प्रोविंसेस से आते थे, जो ब्रिटिशर स्टेट्स आते होते थे, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से आते थे। ठीक है, ओके। देखिए, इसके बाद ही जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, अब आपको पता ही है कि जब जो आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब जंग लड़ रहे थे तो दोनों लड़ रहे थे, यानी इंडिया, पाकिस्तान और तीनों लड़ रहे थे, बांग्लादेश भी लड़ रहे थे। ठीक है, अब उनको जो है बांग्लादेश को पहले अलग किया गया था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, उसको साइड में छोड़ो, और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो साथ में थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान का जब जो है जब पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया है इंडिया के साथ, फिर कितनी स्ट्रेंथ रही थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो फिर उतनी रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 299। देखिए मिस प्रिंट होता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको टाइप करने में, उतने प्रोफेशनल भी नहीं है, तो मिस प्रिंट को थोड़ा आप दरगुजर कर लेना। ठीक है, ओके। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है 389 से लेकर के उसको रिड्यूस कर दिया गया है 299 तक। ठीक, अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 299। तो पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उस टाइम जो उस मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे? सचानंद सिन्हा। ठीक है, सचानंद सिन्हा। ध्यान रहे ये इंटरिम प्रेसिडेंट था, यानी ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं था। इनको जो है उस टाइम टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। और उसके बाद ये कब हुआ था? 9 दिसंबर को। उसके बाद जो 11 दिसंबर को और एक मीटिंग हुई थी, और तब क्या, तब इलेक्शन हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने थे। ओके, तो कब हुआ था इलेक्शन, कब हुई थी सेकंड मीटिंग? 11 दिसंबर को। और उसी टाइम जो है हमारे प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और जो है उसी दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये एक किस्म का एक डेफिनेशन है, वो हम देखेंगे अभी। तो ध्यान रहा, डेट याद रहा आपको, कब कब इलेक्ट करा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 11 ऑफ दिसंबर 1946। ध्यान रखो क्योंकि एसएसबी डेट्स काफ़ी पूछता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, हर एक जैसे जो भी इधर बुलेट पॉइंट है उसमें क्वेश्चन जो है बनने की 100% चांसेस बनते हैं, और एसएसबी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके अलावा इसके बाहर आपको आएगा भी नहीं। आप किसी भी बुक में देख लिए, मैंने ये समरी लाई है, और इस पर थोड़ा सा मेहनत भी लगती है, तो चलो ठीक है, हम वो देख लेंगे, लेकिन आप जो है फैक्ट्स याद रखें। ये सब आपके लिए ही, हम जो जितना भी ये मेहनत कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट फॉर यू। आपको जो है अच्छा एक क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल जाए। सो दिस इज़ द मिशन एंड विजन ऑफ सी ए लतीफ़्स एकेडमी। ठीक है, तो अब जो अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। देखिए, ये जो है ना, इससे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, इसमें क्या था, एक फंडामेंटल्स और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का इन्होंने डिफाइन किया है कि किस तरीके से ये चलेगा, है ना। और जो अल्टीमेटली क्या बना, प्रियम्बल बना। इस प्रियम्बल के ऊपर मैं एक अलग से एक लेक्चर लाऊंगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें पढ़नी है, प्रियम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने हैं। तो अभी जो ये है, अभी मैं आपको जस्ट ये थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, और ये भी ये सारे जो फैक्ट्स है इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इसके बाद जो आते हैं, अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी पे। अब देखिए, इतना बड़ा संविधान बनाना है भैया, जिसमें इतने सारे कानून लाने, यानी जो है एक्ट्स हैं, यानी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कोई तो कमेटी बिठानी पड़ेगी ना इसके लिए। तो इसके लिए जो इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है, ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की है। कब अपॉइंट की है? 29 ऑफ अगस्त 1947 को। ओके, 29 ऑफ अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई है, और जिसका प्रेसिडेंट रखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और इसीलिए इनको बोलते हैं जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर को। ओके,
तो अब जब इन्होंने ये सारे जो जितने भी प्रोविजंस इन्होंने रखे थे, यानी उनको जो जो लगा था हमारी कंट्री के लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं, तो ये सारा जो उन्होंने फ्रेम कर दिया है, तो उन्होंने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा जो है असेंबली के सामने ये पेश रखा, बोला कि जी ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे शेड्यूल्स हैं, और ये सारे चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया अडॉप्ट? 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रहे अडॉप्ट किया गया था, एनफोर्स अभी नहीं किया है, ठीक। और इसके लिए आगे आने वाला डेट उनको रखा है। देखिए 26 नवंबर को इन्होंने जो है ये इस चीज़ पे जो है हामी भर दी कि ठीक है, लेकिन अभी साइन नहीं हुए, अभी एनफोर्स नहीं हुए, वो हम देखेंगे वो कैसे हुए। फाइनली जब मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको साइन किया है, वो कब किया है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। तो और इसको फोर्स में कब लाया गया है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी को सारे सारे जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनकी सहमति आ गई कि हाँ जी चलो ठीक है, इसको साइन कर दो, ठीक है। इसमें हम जी इससे मुतमईन हैं, जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक सही है। और उसी के साथ साथ जो 2 दिन बाद जो है इसको एनफोर्स में लाया गया है, जो गैजेट आता है, ठीक है। तो उसको, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक इसको डिले क्यों कर दिया गया, है ना, दिमाग में आ जाता है ना क्वेश्चन, इसको डिले क्यों कर दिया? अगर ये 26 नवंबर को 1949 को कंप्लीट होता है, तो इसको 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? हाँ, इसको इसलिए इस दिन मनाया जाता है क्योंकि लाहौर सेशन में जब कांग्रेस का जो जब लाहौर सेशन हुआ था, तब उन्होंने डिमांड किया था फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज। क्या किया था? पूर्ण स्वराज, 26 जनवरी। इसलिए जो है उस टाइम जो डेट था जब उन्होंने पूर्ण स्वराज डिमांड किया था, तब डेट था 26 जनवरी, और इसीलिए इसको जो है डिले कर दिया गया और बताया गया है कि हम इसको 26 जनवरी 1950 को ही मनाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको डिले कर दिया गया है। अब आ गया है एनफोर्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस चीज़ ने किसको रिपील किया है, यानी इससे पहले क्या था? जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946 था इससे पहले, ठीक है। उसको रिपील कर दिया गया है, और जो भी उस टाइम जो डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश क्राउन था, उसको बदल दिया गया है, ठीक है। अब क्या बना है? इंडियन सोवरेन, जो सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब आ गई है आज़ादी, ठीक है, ओके, आज़ादी। तो बन गया है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ओके। हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उन्होंने कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, उन्होंने कब नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था? उन्होंने जो है अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को उन्होंने ट्राई कलर को अडॉप्ट किया है, ओके, ठीक है। और उस ट्राई कलर का अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उसको डिज़ाइन किसने किया? ये जो ट्राई कलर है हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, उसको डिज़ाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने, पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है इंडियन नेशनल फ्लैग को, ठीक है। और बात आती है इन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की, उसको कब अडॉप्ट किया गया था? उसी दिन जिस दिन सारे मेंबर्स ने साइन किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए, यानी इसका डेट आप थोड़ा रिलेट कर दीजिए तो याद रहेगा। 24 जनवरी 1950 को सारे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उन्होंने साइन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अब एनफोर्स कर दो, और उसी दिन जो है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया था। कब? 24 जनवरी को 1950 को, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, उन्होंने इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन जब इन्होंने जो साइन किया है और जब नेशनल एंथम और सॉन्ग अडॉप्ट किया गया है, इसी दिन और एक इलेक्शन हुआ था। वो कौन सा इलेक्शन था? इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है। कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब फर्स्ट जो है इलेक्ट किया गया था? जब वो हमारे देखिए, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, उनको कब इलेक्ट करा था? तो 24 जनवरी 1950 को, कहाँ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक, ओके।
तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, इसमें था क्या, इसमें है क्या, जिस तरीके से हर एक बुक में चैप्टर्स होते हैं, है ना, कंटेंट में होता है चैप्टर्स और फिर पेज नंबर्स वगैरह या सब टॉपिक्स। तो इसी तरीके से हमारा जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली यानी ओरिजिनली सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। ओके, ठीक है। और ये पहले ओरिजिनल की बात है। और अभी अगर हम बात करेंगे तो कितने हैं, अभी अभी की बात करेंगे तो 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स। ठीक, ओके। तो ये याद रखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो भी मैं स्लाइड यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मैंने आपका फालतू टाइम ख़राब नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा लिमिटेड सोर्स आप तक ला रहा हूँ और ब्रीफ ला रहा हूँ। इसके अलावा आपको मिलेगा तो ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है समरी ली है, मैंने अभी इसके बाद जो है आपके पेपर्स भी आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उस हिसाब से मैंने एनालाइज किया था और जो है आप तक ये वीडियोस ला रहा हूँ। ठीक है, हर एक बुलेट पॉइंट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको रट लो। 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो अब वो शेड्यूल्स कौन से हैं देखिए, इसमें आप नज़र डालिए, क्योंकि ये बहुत लेंथी बनेगा। इसमें आप देख लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से ही बताता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं इसको डिटेल में जाऊँगा, लेकिन वी हैव नॉट सफिशेंट टाइम टू गो इनटू द डिटेल्स। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल किसके साथ डील करता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से 11th। तो ये सारा ये जो मैं आपको मैंने पढ़ाया है, ये वाला 11th और 12th शेड्यूल। तो अब ये सारी सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस सब में हम नहीं जाएंगे। तो पहला शेड्यूल याद रखना कि वो डील करता है स्टेट्स एंड यूटीज़ के साथ। ठीक है, तो इसी से स्केड्यूल में जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनमें ये भी डिफाइन किया गया है कि यूनियन को जो है पावर है, असेंबली को पावर है कि वो जो है स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकता है। तो ये सारा कुछ इसी के अंडर आता है। तो इसी के अंडर एक आर्टिकल है जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर की बाइफर्केशन हो गई है, यानी उसको यूटी में तब्दील किया गया है, वो अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ही हुआ था। तो ये ज़रूरी समझा मैंने बताना, अदरवाइज़ वी डोंट हैव टाइम टू गो इनटू द डिटेल्स। चाहिए तो मैं आपको इसके बाद जो है लेक्चर दे दूंगा, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए हम जाएंगे वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट देगा, जो जिस चीज़ से हमें फ़ायदा मिलेगा। ओके, अब देखिए, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर दो फॉर्म्स होते हैं, एक रिटन फॉर्म होती है, एक जो है एक नॉन रिटन फॉर्म होती है। जैसे हमारा जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यूके का, यूके के बारे में, जो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यूनाइटेड किंगडम का, वो रिटन फॉर्म में नहीं है, वो चलता है कस्टम्स के बेस पे, मतलब जो रिचुअल्स जो चलता आ रहा है वही उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। लेकिन हमारा जो है वो रिटन फॉर्म में है, और लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। ओके, ये क्यों है, इतना बड़ा क्यों है, या बाकी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा इतना बड़ा क्यों नहीं? अगर मैं आपको आगे बताऊंगा ना, तो हमने ये सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, जितने भी बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारे कंट्रीज से लाए हैं, है ना, डीपीएसपीज़ वगैरह। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बन गया है। इसका रीज़न क्या है, हमने क्यों इतनी कंट्रीज से चीज़ें लाई है? इसका रीज़न ये है कि जो देखिए, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के लिए, स्टेट्स के लिए भी और यूनियन के लिए भी। ठीक है, यूनियन मतलब सेंटर, स्टेट मतलब स्टेट, और उसमें यूनियन टेरिटरीज भी आती है ना। तो सब के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जाहिर सी बात है, अब इतनी बड़ी कंट्री है तो कानून तो ज़्यादा होंगे ही ना। और दूसरा रीज़न क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी। एज आई ऑलरेडी सेड कि ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब कि यहाँ पर बहुत तरीके के लोग रहते हैं, यानी कि डिफरेंट रिलीजन्स है, यानी डिफरेंट कास्ट, क्रीड वगैरह, ये सब चीज़ें मैटर करती है। और जो है माइनॉरिटीज़ भी हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे, तो इस हिसाब से जो है
इस कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बनाया गया है, क्योंकि हर एक को नज़र में रखना था, किसी कोई छूट ना जाए, इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लंबा चला गया। और इसका ये भी रीज़न है कि जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे जितने भी मेंबर्स थे ना, वो लॉयर पॉलिटिशियन थे, यानी वो थोड़ा वकालत के साथ इंक्लाइंड थे। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, वकील कहीं पानी क्या बोलते हैं उसको, कि वो किसी जगह हवा जाने की भी जगह नहीं रखते हैं, इतना इतना स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है डिटेल में रखा गया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना मतलब इतनी सारी फ्रीडम नहीं देता तो शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। बट एनीवे, अब हम बात करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज ऐसे हैं कि आप वो सिंपल मेजॉरिटी से आप वो चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे कुछ भी रूल्स होते हैं, कुछ भी यानी जब हम अमेंडमेंट करते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ लॉज जो होते हैं वो हम रिपील कर सकते हैं, वो हम जो है चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी यानी कि आपके वोट ज़्यादा है असेंबली में, तो आपका बिल जो है पास हो गया, वो एक्ट में बन गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको 2/3 मेजॉरिटी मांगता है, 2/3 मेजॉरिटी मांगता है। जितने भी प्रेजेंट होंगे, कौन, जितने भी असेंबली में प्रेजेंट होंगे मेंबर्स, जो असेंबली मेंबर्स होंगे, उनका जो 2/3 मेजॉरिटी है वो आपको सहमति देनी चाहिए, फिर जाके कोई एक्ट जो है वो उसमें जो अमेंडमेंट हो सकती है, उसको बोलते हैं हम रिजिड। ठीक है, और रिजिड भी है और किसी किसी जगह फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिंपली मेजॉरिटी मांगते हैं। अब ये रिजिड की एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ अमेंडमेंट लानी होगी, तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट्स इज़ वो मतलब वो कुछ ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत सख्त है ना। मतलब फंडामेंटल राइट को आप चेंज कर रहे हो, नाम से ही पता चलता है कि आप जो हक है उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हो। जो फंडामेंटल राइट्स को कुछ मतलब उसमें गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें गारंटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको जितने भी हकूक़ दिए जाएंगे उनके उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से उनके लिए अगर उनमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2/3 मेजॉरिटी मांगता है। और कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो मतलब सिंपली मेजॉरिटी से चेंज हो जाएंगे। सो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन हमारी गवर्नमेंट की गई है ना, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये हमने कहाँ से लाया है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है, यानी यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। इसका क्या मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो रैंक 1 पे होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और दूसरे दूसरे नंबर पे होता है जैसे स्टेट मिनिस्टर्स, मतलब उसके बाद जो है काउंसिल के बाद कैबिनेट के बाद जो है स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो कैबिनेट जो है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी रहती है पार्लियामेंट, इसकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। यही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से अगर हमें मतलब इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ लाने हैं, या इसमें जो अगर असेंबली में हमें बिल इंट्रोड्यूस करनी होगी, तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स देखते हैं। और उन कैबिनेट मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें जिसमें से जो है हमारे मोस्ट सीनियर इसके मिनिस्टर्स होते हैं किसी पार्टी के, उनको रखा जाता है। ठीक, और उसके सपोर्ट के लिए कैबिनेट मिशन, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके सपोर्ट के लिए एक सेक्रेटरी को रखा जाता है ना। सेक्रेटरी कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी उसको बोलते हैं। और वो कौन होता है? वो जो मोस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट होता है ना, मोस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट, जिसने मतलब काफ़ी कुछ देखा होगा, मतलब जिसने मान लीजिए कोई रिटायर्ड होता है, या कोई ऐसा सिविल सर्वेंट होता है जिसने अपने जो है कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो इसलिए उनको फिर वो उस लेवल तक जाते हैं कि उनको कैबिनेट सेक्रेटरी रखा जाता है। और सिविल सर्विसेज का सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट अगर कोई है तो वो क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी।
ठीक है। तो उनको सपोर्ट के लिए रखा जाता है, किसको, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, कि कैसे पॉलिसीज़ लाने हैं, किस तरीके से बिल्स को इंट्रोड्यूस करना है, वो सारी चीज़ें वो देखने हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि आप उसको सेकंड रैंक मिनिस्टर भी कह सकते हैं, है ना। तो वो स्टेट्स के हो गए, ठीक है। ये हो गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक, ओके। जैसा मैंने अभी आपको बताया है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा तो है, लेकिन इसके जितने भी सोर्सेज हैं ना, हर एक जो भी आप चीज़ पढ़ते हो तो आप उसके सोर्सेज पढ़ते हो, जी इसका सोर्स क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, एक सोर्स नहीं है। जैसे यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लाया है, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से गवर्नमेंट चलती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो उसके बाद जो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये सारा सिस्टम जो है हमने कहाँ से बोरो किया है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसी तरीके से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो क्वेश्चन एक दो आने ही आने हैं। ये मैं आपको अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और रही बात, ये कहाँ से लाया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लाया हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। और क्या लाया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का के जज को रिमूव करना है किसी भी रीज़न से, तो वो हमने वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिटन है। और वो हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया है। अब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहाँ से हमने क्या लाया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। देखिए, हर एक स्टेट में जो है गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और वो जो गवर्नर, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, जो भी कंट्री में होता है ना, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होता है। और स्टेट, आपके स्टेट का जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, वो भी कौन करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको अथॉरिटी देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमने कहाँ से बोरो की है, अगर कि हमें स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करना है, ये चीज़ हमने बोरो की है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और फेडरेशन मतलब स्ट्रॉन्ग, फेडरेशन मतलब कि फेडरेशन हो गया कि आप इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, है ना। एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर को जो है हमेशा इन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा है, यानी यूनियन को जो है स्ट्रॉन्ग रखा है। ये चीज़ हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। और इसी तरीके से बात करेंगे हम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लाया है, इमरजेंसी पावर्स एंजॉयड बाय यूनियन। एक बार फिर से यहाँ पर बाय बाय हो गया है, तो आप इसको देख लेना। इमरजेंसी पावर्स एंजॉयड बाय यूनियन, जो इमरजेंसी पावर्स है ना, किसी भी स्टेट पे जब कोई इमरजेंसी लगती है, या जिस तरीके से इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, तो वो जो है यूनियन के पास ही पावर होता है। या इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, वो भी कहाँ से लाया है, हमने जर्मनी से लाया है, जिसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी जो है आप याद रखना, क्योंकि लास्ट एग्जाम में आए थे, आई थिंक पंचायत की किसी सीरीज में आए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से क्या लाया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। देखिए, बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाया है, कि जिस जैसे भी कितने अमेंडमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं। जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो वो सारा जो है उसका प्रोसीजर हमने कहाँ से लाया है, साउथ अफ्रीका से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से वो सारा प्रोविज़न जो है हमने लाया है। और राज्यसभा में कौन कौन से मेंबर्स इलेक्शन होंगे, किस तरीके से इलेक्ट होंगे, तो वो सारा जो है प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लाया है। ये सारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो आपको वो किंतु परंतु नहीं चलेगा इसमें, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमने बोरो किया है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस की। फ्रांस को हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ते हैं, फ्रांस से भी हमने क्या लिया, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहाँ से, फ्रांस से, ओके। और जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाया है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ओके। So I think this is the end of our lecture today.
सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम जो है इसके बाद जो भी टॉपिक्स आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आज जो है फॉर्मेशन आपकी जो है कंप्लीट हो गई है, जिसमें जो बेसिक सवालात होंगे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे कि डिटेल्ड में वो सारी चीज़ें जो है किस तरीके से जो है मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पूछते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने अभी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट बोला है ना, इसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। और जो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स है, वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, सारे करवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले वही करवाऊंगा जिसके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई है। तो ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए, आप मेहनत करिए, इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करें, और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब भी करें यार। थैंक्स अलॉट।